नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था और कल के लेक्चर में हम लोगों ने रेखी गति, जिसमें दो प्रकार की गतियां आती हैं, एक ऊर्ध्वाधर गति आता है और दूसरा क्षैतिज गति आता है। इससे संबंधित जितने भी नियम थे और फॉर्मूले थे, इसको हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग वृत्तीय गति को देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं जिसमें एक वृत्त दिखाया गया है और इसकी त्रिज्या r है। यदि कोई पिंड या ऑब्जेक्ट यहाँ से गति करना प्रारंभ करता है और इस वृत्त के परिधि को फॉलो करते हुए गति करे, यानी इसके परिधि पर ही गति करता रहे लगातार, इसके परिधि पर गति करे, तो इस पिंड की इस तरीके की गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। कहने का मतलब ये है, यदि कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। या दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति देखिए दो प्रकार का होता है। ये वृत्तीय गति दो प्रकार का होता है। के प्रकार वृत्तीय गति कितने प्रकार का होता है? पहला होता है यदि पिंड जो है एक समान गति से वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो पहला टाइप हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति। एक मिनट, इधर से मात्रा रह गए, वृत्तीय गति। और जब पिंड इसी वृत्तीय पथ पर अलग अलग वेग से गति करे तो उसको बोलते हैं हम लोग असमान वृत्तीय गति। तो दूसरा प्रकार हो गया असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति। तो इस तरीके से वृत्तीय गति दो प्रकार का होता है। वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा। यदि ये हमारा वृत्त है और यहाँ से कोई पिंड जो है गति करना प्रारंभ करता है, तो वृत्तीय गति की ये खासियत होती है कि कोई पिंड जो है अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके वेग की दिशा क्या होगी? जिस बिंदु पर वो है उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, इस P बिंदु पर है तो P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में इस वेग की दिशा होगी सदैव। चाहे इस पॉइंट पे हो, देखिए इस पॉइंट पे रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये Q है। चाहे इस पॉइंट पे है तो इधर हो जाएगा। यानी वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा क्या होती है? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। या दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त हम लोग जब पढ़े होंगे अपने 9वीं 10वीं क्लास में, तो वहाँ हम लोग पढ़े होंगे कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? उसके रेडियस पर, उसकी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये त्रिज्या है तो ये क्या होगा? स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के लंबवत होगा। तो दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा उस वृत्त की त्रिज्या के सदैव लंबवत होती है। ये दो तरीके हैं वृत्त के एक समान वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति करते कण के वेग की दिशा को फाइंड करने के। पहला क्या है? पहला ये है कि जो है वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जिस बिंदु पर वह पिंड है। मान लीजिए यहाँ P बिंदु पर है तो इस P बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वही इस पिंड के वेग की दिशा को बताएगा। यदि Q पर है तो Q पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा होगी, और R पे है तो R पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा को बताएगी। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए प्रत्येक जहाँ हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर, वो सदैव त्रिज्या के लंबवत होती है। अब देखिए यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ से जब त्रिज्या को खींचेंगे तो ये त्रिज्या के लंबवत ये वाली रेखा होगी। इसके बाद यहाँ पर जब खींचेंगे तो ये वाली त्रिज्या के ये लंबवत होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा उस वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। तो ये दो तरीके हो गए। अब इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। इसकी थ्योरी पहले देख लेते हैं हम लोग कि आप लोगों को थ्योरी कैसे लिखना है, इसको समझ लीजिए पहले। तो यहाँ देख सकते हैं
ये रहा हमारा सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तीय गति दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा को फाइंड करने का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा वृत्त के परिधि पर स्थित उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है जहाँ पिंड किसी क्षण स्थित होता है। यानी यदि वृत्तीय गति कर रहा है पिंड तो हर क्षण उसकी पोजीशन तो बदल रही होगी। कभी पी पर होगा, यहाँ पी देखिए, कभी क्यू पर होगा, कभी पी पर होगा, यानी हर समय उसकी दिशा बदलती रहेगी। देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया हमारा R। तो जिस क्षण पर जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वही उसके वेग की दिशा हो जाएगी। ये मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। इसके बाद जो है देखिए वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है एक समान वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यदि वृत्तीय गति करते पिंड की गति या वेग नियत हो तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अर्थात यहाँ अगर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से यह गति कर रहा है तो हमेशा 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हर पॉइंट पर गति करे, तो इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। और वहीं पर असमान वृत्तीय गति क्या होती है, असमान वृत्तीय गति में क्या होगा, इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है तो इस पॉइंट पर कुछ भी हो सकता है, 3 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, यानी प्रत्येक पोजीशन पर क्या होगा, इसका वेग बदलता रहेगा, कम या ज़्यादा होते रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान वृत्तीय गति। तो ये रहा हमारा असमान वृत्तीय गति, जिसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसमें देखिए मैंने पहले बता दिया कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग अलग अलग होगा, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखने के लिए कैसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर असमान वेग से गति करे तो पिंड की गति असमान वृत्तीय गति कहलाता है। अब असमान वृत्तीय गति कर रहा है, यानी एक समान वेग से गति कर रहा है या फिर असमान वेग से गति कर रहा है, तो उसमें त्वरण क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है एक समान वृत्तीय गति करते पिंड का त्वरण। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ सकता है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा सकता हूँ। देखिए आप लोग के दिमाग में आएगा कि अगर हमारा पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ये हमारा वृत्त है, अगर सर्कल है, यहाँ देख सकते हैं ये R है, O हो गया, P, यदि इस तरीके से हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है और समान वेग से गति कर रहा है, यहाँ पर वेग v है, वेक्टर v, और यहाँ पर भी वेक्टर v ही है, और यहाँ पर भी v ही है, यानी सब जगह जो है v वेग से गति कर रहा है। तो आप लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि एक समान वृत्तीय गति में तो त्वरण का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि त्वरण को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, a बराबर डेल v बाई डेल t, ऐसे परिभाषित करते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जब यहाँ तो वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो वेग परिवर्तन का मान यानी ये v2 माइनस v1 है, और ये क्या है t2 माइनस t1 है। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 और का मान ही 0 है, तो इस तरीके से अल्फा माने ए का मान भी 0 रहना चाहिए, त्वरण का मान 0 रहना चाहिए एक समान वृत्तीय गति में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। वेग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सदिश राशि के रूप में डिफाइन करते हैं, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिमाण तो समान है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, लेकिन इसके डायरेक्शन पर हम लोग जब ध्यान देंगे, वृत्तीय गति करते पिंड के वेग की दिशा पर जब ध्यान देंगे हम लोग, तो देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर कैसा है, इधर है। यहीं पर अगर इधर खींच दें इधर हो जाएगा, यहाँ पर खींच दें तो इधर हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक बिंदु पर यानी प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, उसकी दिशा बदल रही है। इस तरीके से जब हम लोग जो है वृत्तीय गति करते पिंड के वेग के बारे में अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग दिशा और
उसका परिमाण दोनों लेंगे। दिशा तो बदल रही है, परिमाण स्थिर है, इसलिए हम लोग टोटल जब दोनों पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो है वेग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसमें क्या होता है, त्वरण होता है। एक समान वृत्ति गति करते पिंड में त्वरण होता है। तो यह त्वरण कितना होता है इसको हम लोग देखेंगे। आगे चल के हम लोग इस त्वरण को डिफाइन करेंगे कि यह त्वरण कितना होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बराबर 0 होता है, क्योंकि एक समान गति से जो है पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, तो v2 माइनस v1 0 होता है। अतः एक समान गति से चलने वाले पिंड का त्वरण भी 0 होगा, क्योंकि a बराबर v2 माइनस v1 अपान t होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हमारा रेखीय गति के लिए है। नोट लिखा गया, जब कोई पिंड सरल रेखीय गति करता है तब उसका त्वरण 0 होगा। जब कोई पिंड एक समान गति से रेखीय गति कर रहा हो, एक समान गति से या एक समान वेग से रेखीय गति करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग नहीं परिवर्तित होगा तो त्वरण भी हमारा 0 होगा। जब पिंड एक समान वेग से गति करेगा, क्योंकि रेखीय गति की स्थिति में वेग की दिशा निश्चित रहती है, लेकिन जब पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके वेग की दिशा हर समय बदलते रहता है। यही कारण है कि एक समान वृत्तीय गति करते पिंड का त्वरण नियत परिमाण का होता है, शून्य नहीं होगा। देखिए, इस पूरे थ्योरी का कहने का मतलब ये है, यदि कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है और उसका वेग फिक्स परिमाण का है और उसकी दिशा भी फिक्स है, तो वहाँ पर त्वरण का मान 0 होगा, क्योंकि वेग तो फिक्स है ही। सरल रेखीय गति की स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैं सरल रेखीय स्थिति की बात कर रहा हूँ। जब पिंड सरल रेखा में गति कर रहा तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी दिशा भी निश्चित होती है और वेग को यदि स्थिर कर दिया जाए, अर्थात वेग v है तो v ही रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, त्वरण का मान 0 हो जाता है। लेकिन सर्कुलर मोशन की स्थिति में, यानी वृत्तीय गति की स्थिति में क्या होता है, स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति तो हो रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। दिशा बदलने के कारण क्या होता है, वहाँ पर त्वरण का मान 0 नहीं होगा जब पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है। यानी वृत्तीय गति करते पिंड पर एक त्वरण काम करता है, तो उस त्वरण को हम लोग अभी आगे जो है कैलकुलेट करेंगे कि उसका परिमाण कितना होता है। फिलहाल आगे की हेडिंग को देखते हैं। आगे का हमारा हेडिंग है कोणीय विस्थापन। जैसे हम लोग रेखीय गति में पढ़े थे विस्थापन, ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पर जो वृत्तीय गति होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। वहाँ रेखीय विस्थापन होता था, यहाँ कोणीय विस्थापन होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वृत्तीय गति करते किसी पिंड द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। और देखिए रेखीय गति के स्थिति में हम लोग क्या बोलते थे, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, विस्थापन बोलते थे। देखिए, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, यदि हमारा कोई पिंड, ये पिंड है, जस्ट 1 मिनट, अगर यहाँ से कोई पिंड हमारा इस दिशा में गति करना प्रारंभ किया v वेग से, ठीक, t समय में यहाँ a से b पहुँच जाता है और इसकी दूरी यदि d है तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, विस्थापन बोलते थे। विस्थापन रेखीय गति की स्थिति में कि एक निश्चित दिशा में, देखिए दिशा बदल नहीं रहे, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को, यहाँ पर न्यूनतम दूरी लेंगे। यदि यहाँ पर देखिए ये इधर हो जाएगा, अब इस स्थिति में हम यहीं तक दूरी लेंगे, ये हमारा विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं रेखीय गति की स्थिति में। और हम लोग कोणीय गति की स्थिति में विस्थापन किसको बोलते हैं, देखिए ये हमारा सर्कल हो गया और यहाँ से कोई पिंड चलना प्रारंभ करता है
और डेल टी समय में यहाँ ए है, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाता है बी तक। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एंगल बनाएगा इसी को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी तो देख चुका है, इसको इसका फिगर और इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं इसको देख लेते हैं। कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं क्योंकि यह एक कोण होता है, अतः इसे रेडियन में नापते हैं। इस कोणीय विस्थापन को हम लोग किस में नापेंगे? रेडियन में, क्योंकि यह एक एंगल होता है। और यहाँ पर फिगर छाप के दिखाया गया है। ये आर त्रिज्या का कोई वृत्त है, पी और क्यू 2 पॉइंट लिए गए हैं। डेल टी समय में इन पी से क्यू जाता है तो कोण थीटा अंतरित होता है, इसी को अब क्या बोलते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन। यहाँ पर इसको लिख के बताया गया, यदि कोई पिंड वृत्तीय गति करते हुए टी समय में पी से क्यू पहुँचता है, यदि वृत्त की त्रिज्या आर है और चाप पी क्यू की लंबाई यदि डेल एस है। यहाँ वृत्त की त्रिज्या आर है, चाप ये पी क्यू जो है इसको बोलते हैं चाप। आप लोग पढ़े होंगे वृत्त में कि चाप क्या होता है। चाप क्या होता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो वृत्त की परिधि होती है उसके किसी खंड को, वृत्त के परिधि के किसी खंड को हम लोग चाप बोलते हैं। तो यहाँ खंड क्या है? पी से क्यू तक की लंबाई क्या है? चाप है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग चाप बोलते हैं। यह कितना है? डेल एस है। डेल एस है। तो पिंड का टी समय में कोणीय विस्थापन थीटा होगा। यहाँ पर पी से क्यू टी समय में जाता है तो यहाँ जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोले थे? विस्थापन बोले थे। अभी थ्योरी में हम लोग देखें तो इस थीटा और यहाँ डेल एस में क्या संबंध है? आप लोग इसको भी पढ़े होंगे अपने मैथमेटिक्स में 9वीं 10वीं क्लास में, लेकिन यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि थीटा वृत्त की त्रिज्या तथा चाप डेल एस के पदों में क्या होता है। देखिए कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ये हमारा फॉर्मूला है वृत्त के संबंध में। तो हम लोग थीटा लिखेंगे, थीटा बराबर चाप क्या है हमारा? डेल एस है, इसको डेल एस लिखेंगे और त्रिज्या क्या है? आर। तो थीटा जो है चाप के पदों में कितना आ गया? थीटा बराबर डेल एस बाई आर रेडियन। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा वृत्तिगत में यूज होता है। जब चाप दिया रहे तो एंगल पूछा जाए तो चाप दिया रहेगा तो इसमें थीटा बराबर डेल एस बाई आर में हम लोग रख के थीटा के मान को निकाल सकते हैं। नोट यहाँ पर लिखा है, नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई होता है तो उसको मैं नोट्स से लिखता हूँ। यहाँ यदि कोई कोणीय विस्थापन अति सूक्ष्म डेल थीटा है तो यह सदिश होगा, यदि कोणीय विस्थापन बड़ा है तो यह अदिश होगा। यहाँ पर यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर ऐसे ही केवल ऐसे ही पूछ लिया जाए कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है या अदिश राशि है तो आप लोग सीधे सीधे लिखिएगा सदिश राशि है। लेकिन जब यह मेंशन कर दिया जाए कि कोणीय विस्थापन एकदम छोटा है, अति सूक्ष्म है, डेल थीटा है, तो यह सदिश होगा कि अदिश होगा? तो हम लोग लिखेंगे सदिश होगा। और इस तरीके से पूछ ले क्वेश्चन में कि कोणीय विस्थापन बहुत बड़ा है, कोणीय विस्थापन बहुत बड़ा है तो यह सदिश होगा या अदिश होगा? तो हम लोग लिखेंगे अदिश। कुल मिला के मैं यहाँ 3 पॉइंट बता चुका हूँ। पहला क्या? यदि क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में यह पूछ ले सीधे सीधे कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है या अदिश राशि, तो हम लोग उत्तर देंगे सदिश राशि। यदि दूसरा क्वेश्चन यदि यह पूछ ले कि कोणीय विस्थापन अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो वह सदिश होगा कि अदिश होगा? तो हम लोगों का उत्तर होगा कि सदिश। अब तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कोणीय विस्थापन बहुत बड़ा है, कोणीय विस्थापन बहुत बड़ा है, वह सदिश होगा? बताइए वह सदिश होगा कि अदिश? यदि बड़ा मेंशन कर दे तो वहाँ पर कोणीय विस्थापन हमारा अदिश हो जाता है। यही पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। देखिए हम लोग रेखीय वेग में क्या पढ़ते थे कि कोणीय विस्थापन की दर को, कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग रेखीगत में क्या पढ़ते थे? रेखीगत में पढ़ते थे कि
रेखीय विस्थापन के दर को हम लोग वेग बोलते थे, रेखीय विस्थापन के दर को वेग बोलते थे। सेम उसी आधार पर यहाँ पर कोणीय वेग का भी जो है डेफिनेशन बनाया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि वृत्तीय अथवा कोणीय गति में किसी पिंड की कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या होता था, विस्थापन की समय दर को, रेखीय गति के संबंध में विस्थापन की समय दर को क्या बोलते थे हम लोग, वेग बोलते थे। यहाँ पर कोणीय वेग किसको बोलेंगे, यहाँ पर कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये छोटी की मात्रा है तो इसको बड़ा ही की मात्रा रहेगा कोणीय, ठीक, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। देखिए कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, ग्रीक शब्द ओमेगा से लिखते हैं। कोणीय विस्थापन को ओमेगा से लिखा जाता है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, इस डेफिनेशन के अनुसार ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक सेकंड होता है, इसलिए कोणीय वेग का जो है मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। उपरोक्त व्यंजक से हम कोणीय वेग को निम्न प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कोणीय वेग को परिभाषित करने का कि पिंड द्वारा प्रति सेकंड होने वाले विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले विस्थापन को, देखिए यहाँ पर यदि विस्थापन को देखिए, अगर हम लोग विस्थापन को 180 डिग्री ले लें और सेकंड को ले लें 9 सेकंड, तो प्रति सेकंड 1 सेकंड के लिए कितना विस्थापन होगा, 20 डिग्री। तो इसी को जो है यहाँ पर दूसरे तरीके से परिभाषित किया गया है कि प्रति सेकंड 1 सेकंड में जो विस्थापन होता है उसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का आपका क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।